मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? पहला स्टेटमेंट है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना। ऑप्शन बी है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सी है मुस्लिम लीग की स्थापना, या डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। क्योंकि जो चरमपंथी थे वो चाहते थे कि लोगों को उकसाकर जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू की जाए, जबकि नरमपंथी जो है वो अंग्रेजों को मनाने में लगे थे उनके साथ वार्ता करके। तो इसी कारण से जो है 1907 में सूरत में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उग्रवादी और नरमपंथी दोनों ही हटी थे। उग्रवादी सोचते थे कि लोगों को उत्साहित किया जाए और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चालू की जाए। उन्हें लगा कि ब्रिटिशों को उखाड़ फेंकने का यह सही समय है, और नरमपंथी उनके राह में बाधक हैं। सूरत विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि उग्रवादी नरमपंथियों की अंग्रेजों से बात करने की क्षमता करने से असंतुष्ट थे। इसलिए कांग्रेस का एक नरम दल और गरम दल दोनों में विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में वह परिकल्पना थी कि द्वितीय युद्ध के बाद जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन जो आया था उसमें क्या ऐसी परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय युद्ध के बाद क्या किया जाएगा? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, या फिर स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, या सी है भारत को इस शर्त पर के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। ऑप्शन डी है भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसमें क्या लिखा हुआ था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना का मुख्य प्रस्ताव था कि भारतीय संघ को उपनिवेशिक पद के साथ स्थापित किया जाएगा। यह राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को निर्णय लेने के लिए मुक्त होगा और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भाग लेने के लिए मुक्त होगा। और दूसरा था, क्रिप्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य पद देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन भारतीय इससे सहमत नहीं हुए। वो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, न कि डोमिनियन बनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। दूसरा है, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। और तीसरा है कि अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। और चौथा है, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण से नहीं, भगवान राम की स्तुति के भक्ति गीत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद है, अन्नाचार्य और त्यागराज समकालीन थे, ये गलत है, दोनों समकालीन नहीं थे। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 4 जो है सही है, जबकि 1 और 3 गलत है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। त्यागराज कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े प्रतिपादकों में से एक थे। ये कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता तथा भक्ति मार्ग के एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी। उनके सर्वश्रेष्ठ गीत पंचरत्न कृति अक्सर धार्मिक आयोजनों में गाए जाते हैं। और अन्नमाचार्य जो थे ये थे 15वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध हिंदू संत तथा संगीतकार थे। इन्होंने वेंकटेश्वर की स्तुति में गीतों की रचना की, जिसे संकीर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ यानी स्टेपल कमोडिटीज क्या थे?
अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम या चीनी, नमक, जस्ता और जो है सीसा। तीसरा है तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। चौथा है कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो क्या क्या थे? 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात करने वाले प्रमुख पदार्थ कौन थे? पेय पदार्थ या और दूसरे जो थे जैसे अफीम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या क्या थे? कपास थे, रेशम थे, सोरा थे और अफीम थे। 1750 के दशक भारत से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फाइन कॉटन तथा रेशम का निर्यात किया जाता था। 1780 से 1860 की अवधि के दौरान भारत परिष्कृत वस्तुओं के निर्यातक से परिवर्तित होकर कच्चे माल का निर्यातक हो गया। यह निर्मित वस्तुओं का एक खरीदार बन गया। 18वीं शताब्दी के मध्य कपास, रेशम, सोरा और अफीम कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ थे। यानी भारत से कच्चा माल अब कहाँ जाने लगा? ब्रिटेन जाने लगा और वहाँ से तैयार माल भारत में आने लगा। अब मशीनों से तैयार माल था वो सस्ता था, क्योंकि भारत में जो है जो माल तैयार किया जाता था वो हाथों से, यानी छोटे छोटे जो है आपने देखा पहले सुना होगा कि घरेलू वो लगे हुए थे उद्योग, जिससे यहाँ का माल थोड़ा महंगा होता था। अब वहाँ से जो माल बन के आता वो सस्ता था, इसलिए लोग क्या करते थे? उस माल को ज़्यादा खरीदते थे, जिससे भारतीय उद्योग धंधे जो है ठप पड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेल्जली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, या सी है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, या भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो सहायक संधि जो शुरू की गई थी उसमें कौन सी जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा लागू नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ऐसा कोई भी उसमें प्रावधान नहीं था। इसके द्वारा क्या किया जाता था कि जो भारत के राजा महाराजा थे उनके राज्य में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखी जाती थी, और वो भी उसी राज्य के खर्चे पर। और उनका मकसद क्या था? भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने का। और उनको बोला गया था कि वो जो टुकड़ी आपको रखी गई है ये क्या करेगी? आपको बाहरी खतरों से बचाएगी, आपके लिए लड़ेगी, और भारत पर नेपोलियन के खतरे को सुरक्षित रखना भी इसका एक उद्देश्य था। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली ने, जो कि 1798 से 1805 तक रहे थे, ने सहायक संधि का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करना तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना था। सहायक संधि करने वाले बड़े राज्यों के लिए यह आवश्यक था कि वे किसी अंग्रेज सैन्य अधिकारी द्वारा नियंत्रित एक सैन्य टुकड़ी को अपने राज्य में रखें तथा बदले में पूर्ण प्रभुसत्ता वाले क्षेत्र कंपनी को दें। छोटे स्तर के राज्य बदले में नगद धन दिया करते थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को हर प्रकार के शत्रुओं की रक्षा करना था तथा नेपोलियन जैसे खतरे से भारत को सुरक्षित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर भारतीय शिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, या भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण, या ऑप्शन नंबर डी नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का क्या परिणाम हुआ था? भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण हुआ। यद्यपि कृषि वस्तुओं में बाजार और व्यापार काफी संगठित था और पूर्व में ब्रिटिश काल में ये बड़े पैमाने पर था, लेकिन ब्रिटिश काल में बाजार वृद्धि ने गुणात्मक एवं मात्रात्मक अंतर को चिन्हित किया।
मैंने अभी भी आपको बताया था कि यहाँ से तैयार माल कहाँ जाने लगा था, ब्रिटेन में। तो क्या हुआ था, वाणिज्यकरण कृषि उत्पादों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, कब की थी? 1875 में। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था, ये किया था 1860 ईस्वी में। उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, ये कब किया था? 1882 में। और उसके बाद है सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने, तो ये कब बने थे? 1863 में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? 1860 में, यानी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना 1875 में, दीनबंधु ने नील दर्पण 1860 में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ 1882 में, सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की 1863 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड में संस्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ में उनके संस्थापक। बनारस का संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। तो ये गलत है, क्योंकि किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। और दूसरा है कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ये सही है। और तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता में जो स्थापित हुआ था, उसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेल्जली ने। तो दूसरा जो है इसमें सही हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है ऑर्थर वेल्जली, ये सही नहीं है, क्योंकि लॉर्ड वेल्जली ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स ने, या फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेल्जली ने। तो केवल दूसरा जो स्टेटमेंट था वो सही सुमेलित था। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। सहायता अनुदान व्यवस्था गारंट्स इन एंड शुरू की गई थी। तीसरा है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है सहायता अनुदान व्यवस्था, ये भी सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। सभी स्तरों पर नहीं की गई थी, अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की गई थी, लेकिन सभी स्तरों पर नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो है सही है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, यानी उच्च शिक्षा को, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को महत्व दिया गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सभी स्तरों पर अंग्रेजी भाषा का, और यहाँ पे दिया गया है कि जो साथ साथ में क्या किया गया था, देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया था। ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन करने के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की गई और इनके साथ ही जिलों में हाई स्कूल के स्तर के एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज खोले गए। घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिए जाने पर भी बल दिया गया। प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई, जिससे एक कुलपति, उपकुलपति, सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्यवस्था की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, या प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ये हमें बताना है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इससे सही है, जिससे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी।
अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा की दोहरी नीति अपनाई थी शिक्षा के क्षेत्र में। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में दोहरी नीति अपनाई। इसने पूर्वी यानी पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को हतोत्साहित किया, जो अपने यहाँ पे जो शिक्षा की प्रणाली चली आ रही थी उसको हतोत्साहित किया, तथा पश्चिमी शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया। 1813 के अधिनियम द्वारा भारत में शिक्षा प्रसार के लिए प्रतिवर्ष लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया। ब्रिटिश संसद ने 1813 चार्टर अधिनियम पर शिक्षा से संबंधित लंबी बहस हुई और यह मामला अगले 20 वर्षों तक जारी रहा। अंततः आवंटित धन के अलावा एक पैसा भी शिक्षा पर खर्च नहीं किया जा सकता। भारत में शिक्षा के विकास के मुद्दे पर समकालीन ब्रिटिश विद्वानों को 2 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? तो कौन थे? इसका सही आंसर है अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंद मजदूर सभा की स्थापना 29 दिसंबर 1948 में समाजवादियों, फॉरवर्ड ब्लॉक के अनुयायियों तथा स्वतंत्र कम्युनिस्टों द्वारा कलकत्ता में किया गया। इसके संस्थापक सदस्यों में बसावंत सिंह, अशोक मेहता, आर.एस. रूडकर, मणिबेन कारा, शिवनाथ बनर्जी तथा टी.एस. रामानुजम प्रमुख थे। आर.एस. रूडकर को इसका अध्यक्ष तथा अशोक मेहता को इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों को विस्तृत रूप से चर्चा की? तो किसने की थी? ये की थी बेपिस्ट टर्वेनियर ने, जियां बेपिस्ट टर्वेनियर ने। जियां बेपिस्ट टर्वेनियर ने 19वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध यूरोपियन यात्री था। टर्वेनियर एक जौहरी था जो साइप्रस, माल्टा, तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया देशों की 1 से अधिक बार यात्रा की थी। सन 1676 ईस्वी में इसने अपनी 2 खंडों को जिया बेपिस्ट टर्वेनियर अपनी 6 यात्राएं नाम से प्रकाशित किया। इस पुस्तक में सबसे यादगार अध्यायों में से वे हैं जो टर्वेनियर ने भारत के हीरों और हीरे की खदानों तथा इसके साथ ही कोहिनूर हीरे को भी विस्तृत रूप से चर्चा की। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार कब बनी थी? ये बनी थी 1957 से 59 में। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, तो ये रखा गया था 1955 में। और तीसरा है, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये किया गया था 1953 में। और गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना था 1987 में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3, 2, 1, 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। दूसरा है, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख बन गई। और चौथा है, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना था। जो स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार लाए गए थे उसमें। देश की स्वतंत्रता के समय भूमि का स्वामित्व केवल कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित था। स्वतंत्र भारत की सरकार का मुख्य ध्यान देश में समान भू वितरण करना था। 1950 से 1960 के दशक में भू स्वामित्व के कानून विभिन्न राज्यों में अधिनियमित किए गए, जिन्हें 1972 में केंद्र सरकार जो है के निर्देश पर संशोधित किया गया। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य सभी भूमिहीन को भूमि प्रदान करना था। इन उद्देश्यों के अंतर्गत सरकार ने पूर्व से चली आ रही जमींदारी प्रथा, रेतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी इत्यादि व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1813 में जो आया था उसमें उसके द्वारा क्या क्या हुआ था ये हमें बताना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है चाय और चीन के साथ व्यापार था वो बना रहा, बाकी सारे पर एकाधिपत्य जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऐसा 1858 के द्वारा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 इसमें सही है। 1793 के चार्टर अधिनियम के बाद एक और महत्वपूर्ण यानी 1813 को अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसने चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। कंपनी के भागीदारों की बहुत हानि नहीं थी क्योंकि उन्हें भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश मिलने लगा था। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का एकाधिकार दे दिया गया। यद्यपि यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे प्रदेश का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हमें आंदोलन दिए गए हैं, दूसरे तरफ उसके लीडर दिए गए हैं। हमें बताना है कि क्या ये सही है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, तो ये एकदम सही है। अखिल भारतीय किसान सभा के स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये सही है। आत्म सम्मान आंदोलन के E.V. रामास्वामी नायकर, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में की गई। E.V. रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन प्रारंभ किया था, जबकि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नायक कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी की पूर्वार्ध तक नील की खेती अपने उत्कर्ष पर थी। इसके उत्पादन का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वर्ष 1856 में भारत में लगभग 19,000 टन नील का उत्पादन हुआ था। उन दिनों पूरा नील यूरोप भेज दिया जाता था, जहां औद्योगिक क्रांति के बाद कपड़ा उद्योग का तेजी से विकास हो रहा था। अब नील का प्रयोग कपड़ा उद्योग में होता था। जब जर्मनी की 2 कंपनियां बडिस एनिलन और सोडा फैब्रिक सिंथेटिक नील का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन करने लगे तो प्राकृतिक नील की मांग धीरे धीरे कम होने लगी। तो यहाँ पे सही आंसर इसका बी होगा, न कि ए। वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो किस लिए की थी? उन्होंने की थी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेलेस्ली जो है ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए उसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित पाश्चात्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र था। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1700 को तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान, मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति ज्ञान, धार्मिक एवं प्रशासनिक ज्ञान से परिचित करवाने का एक बड़ा केंद्र था, जिससे उन्हें भारत में प्रशासन चलाने योग्य बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है? औद्योगिक क्रांति जब आई तो उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़े, ये हमें बताना है। तो इससे क्या हुआ था? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा।
भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों ने बड़ी संख्या में प्रवेश किया, ये गलत है। देश के अनेक भागों में रेलवे वो 1853 में बिछाई गई थी और ब्रिटिश उत्पादक की आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। ब्रिटिश उत्पादक पर नहीं, भारतीय उत्पादकों पर भारी शुल्क लगाया गया था। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1830 के दशक तक ब्रिटेन से सस्ते मशीन निर्मित सामानों ने भारतीय बाजारों में बाढ़ ला दी। चूंकि ये भारतीय वस्त्रों से सस्ते थे, इसलिए भारतीय कपड़ा उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ा। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को क्षति हुई और बंगाल के कई बुनकरों को बेरोजगार होना पड़ा। रेलवे कब आई थी? 1853 में। आयातित भारतीय वस्त्रों पर भारी शुल्क लगाया गया था, न कि ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? विटाल विध्वंसक किसके द्वारा की गई थी? गोपाल बाबा वलंगर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गोपाल बाबा वलंगर जो 1840 से 1900 ईस्वी तक रहे थे, एक समाज सुधारक थे जिन्होंने अछूत लोगों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने लोगों को परंपरागत सामाजिक आर्थिक शोषण से छुटकारा दिलाया। वे दलित आंदोलन के अग्रणी नेता माने जाते हैं। उनका वास्तविक नाम राम गोपाल कृष्ण था। 1888 में वलंगर ने विटाल विध्वंसक शीर्षक से मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जो अछूत लोगों से संबंधित मुद्दों को उठाता था। उन्होंने मराठी भाषा के अखबारों जैसे सुधारक और दीनबंधु के लिए भी लेख लिखे थे। साथ ही मराठी में दोहे भी रचे जो लोगों को प्रेरित करने के लिए थे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब